बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, लो जी, आज हम करेंगे 6.5 और आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। ये वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, अरिथमेटिक सीरीज़ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो जो हम उसका सम करते होते थे, ठीक है, या कोई टर्म निकालते थे, तो ये उसी तरह का है। काफ़ी आसान है। सिर्फ ये है कि इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं, तो स्टेटमेंट को समझ के उसमें से डाटा लिख लेना और उसको हल कर लेना। तो देखें ज़रा, पहला सवाल, अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹10 इन द फर्स्ट मंथ। पहले महीने में कितने पैसे जमा करवा रहा है? 10 रुपये। फिर 15 रुपये सेकेंड मंथ में हैं, 20 रुपये जो हैं थर्ड मंथ में हैं, एंड सो ऑन। तो अब ये देखें, यहाँ से हमें सीरीज़ मिल रही है कि पहले 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है। तो देखें, इसको आप ऐसे करके लिख दें। अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ये कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, क्योंकि देखें 5-5 का फ़र्क पड़ रहा है हर दफ़ा। तो यहाँ से A1 हमारा 10 हो जाना है, D हमारा 5 हो जाना है, क्योंकि 15 में से 10 निकालें 5। ठीक है, कितने आसानी से ये बन रहा है। फाइंड हाउ मच ही विल हैव डिपॉजिटेड, कितना उसने जमा करा लिया होगा इन द बैंक बाय द 9th मंथ, 9वें महीने के बाद। यानी कि n जो है वो 9 लेके, तो हमने उसका सम ले लेना है, क्योंकि हर महीने का जो है वो जमा करना है ना, ताकि पता चले कि 9 मंथ के बाद कितने जो है पैसे उसके जमा हो गए हैं। तो हमने क्या करना है, n की जगह 9 और Sn जो है वो जो हमें फाइंड करनी है चीज़, वो हम यहाँ लिखेंगे। अब Sn का फार्मूला है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n/2। ज़ाहिर है ये याद करना है ना, 2a1 + n-1d। ये पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ हुआ है ये, तो ये ज़ुबानी याद होना चाहिए। तो जस्ट वैल्यूज़ लगानी है। n की जगह 9 आ गया, a1 हमारा 10 था, 10 रुपये पहले जमा कराए थे, फिर यहाँ पे n की जगह पे 9 और d की जगह पे 5। तो जस्ट हल करेंगे, 9/2, 2 10s are 20, 9 में से 1 8, 8 5s are 40, 40 और 20 60 हो जाएगा। 60 को 2 पे डिवाइड करें और 3 9s are 27। तो देखें 270 रुपये 9 मंथ के बाद उसके टोटल हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 378 ट्रीज आर प्लांटेड इन अ रो इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक रो की शक्ल में लिखने हैं, लेकिन आइसोसेलेस बनानी है। आइसोसेलेस आपको पता है कि जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, इधर से ऐसे ऐसे। तो अगर लेट्स सपोज जी ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है, तो दो साइडें बराबर हों तो उसे आइसोसेलेस कहते हैं। तो बहरहाल टोटल कितने प्लांट्स लगाने हैं? 378। तो ये सम होना है, Sn, ठीक है ना, सम होता है ना सारी चीज़ों का मजमूआ। तो ये Sn हमारा यहाँ से हमें मिल जाएगा 378। अच्छा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगाने हैं, द नंबर इन द सक्सेसिव रो डिक्रीजेज बाय 1। और कहता है जो जो आगे की तरफ जाएंगे ना, एक एक नंबर कम होता चला जाएगा, डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम द बेस टू द टॉप। तो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रोज विच फॉर्म द बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो जो सबसे नीचे वाली रो है, तो कहता है वहाँ पे कितने ट्रीज आएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ कम होते चले जाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रीज होंगे वो नीचे वाली के अंदर होंगे। ऊपर टॉप की तरफ जाते जाते ख़त्म हो जाएंगे, एक रह जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझें कि हमारी जो A1 है ना, वो 1 है, क्योंकि हम अपनी जो सीरीज़ है वो यहाँ से बनाएंगे टॉप से, कि भाई ऊपर एक था, फिर उसके नीचे 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं। तो अल्टीमेटली आखिरी जो रो बनती है वहाँ पे टोटल कितने ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एक देखिए सीरीज़ बन जाएगी, क्योंकि एक एक का इजाफा होते जाना है। पहले 1 है, फिर अगली में 2 आना है, फिर अगली में 3 आना है। तो इस तरह से nth तक जो है हमारी ये सीरीज़ बनती है। तो यहाँ से हमें डाटा क्या मिल गया कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, d भी 1 है, क्योंकि 2 में से 1 निकालें 1 ही आता है। और हमारा जो Sn है, टोटल जो सम है, क्योंकि सारे जितने ट्रीज़ हैं वही सम है उनका, 378 वो है। और n हमें फाइंड करना है कि कितनवीं रो होगी, ठीक है ना, n। तो अब देखें, अगेन वही फार्मूला हम सम वाला लगा रहे हैं। अब सम की वैल्यू है हमारे पास पहले से 378, n हमने फाइंड करना है, n/2। A1 की वैल्यू लग गई, n फिर फाइंड करना है वैसे ही, और d की वैल्यू 1 लग गई। अब इसे हल करते हैं। 2 इधर ओवर में है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई, 756 हो गया, n इधर आ गया, 2 1s are 2, और इस 1 से भी मल्टीप्लाई होके n-1 ही रहना है। अब क्या होगा, 2 में से 1 निकाल दें, 1 1 + n। तो अंदर 1 + n है, साथ ये n है, साथ ये चीज़। अब इसको मल्टीप्लाई, n-1s are n, और n और n n स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और इसको उठा के उधर ये n's की तरफ ले जाते हैं, ताकि ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, चाहे आप फार्मूला लगाएं, चाहे फैक्टर बना लें। तो फैक्टर मैंने बनाया है, क्योंकि देखें दरमियान में यहाँ 1n है,
तो एक का मतलब होता है कि आपने ऐसा पेयर लेना होता है, फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ, एक ऐसा पेयर लेना होता है जिसका आपस में फ़र्क 1 का हो। 28 में से देखें 27 निकालें तो एक ही आता है ना, तो 27 और 28 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 756 ही आएगा। ये असल में वही बात होती है, कैलकुलेटर पकड़ के 2-4 कम्बिनेशन लगा के खुद ही आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह से 756 आता है। ये करके देखेंगे फिर आपको फैक्टराइजेशन समझ आ जाएगी। बाकी अब कॉमन लेना है, इन दोनों में से n कॉमन लिया, n+28, इधर से -27, माइनस भी है 27 भी। तो ये देखें कॉमन लेने का जो प्रोसेस है ये तो ज़्यादा आसान होता है, वो आपके सामने है। फिर n+28 और n-27 ये दो वैल्यूज़ आएंगी, दोनों को 0 के इक्वल रखा तो n की अब 2 वैल्यूज़ आ गई। और आपको पता है कि चूँकि ये नंबर्स हैं, चीज़ें हैं, तो इसमें माइनस वाली चीज़ को नहीं लेते, तो फिर माइनस वाले की तो लॉजिक ही नहीं बनती ना कुछ। तो 27, तो ये हमारा आंसर सही है कि 27वीं रो बनेगी। अब 27वीं रो तो है, लेकिन उसमें कितने ट्रीज़ जो हैं हमने प्लांट करने हैं, तो जाहिर है ये फार्मूला है कि जितनी रो आपने वो फाइंड करनी हो ना उसके अंदर, तो वो फिर आप कैसे लिखते हैं, A27 = A1 + 26D, ठीक है ना। 27वीं टर्म अगर फाइंड करनी है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, इधर डी के साथ एक कम कर देते हैं, ठीक है, n-1d होता है ना, ये पीछे पढ़ के आए हैं। तो बहरहाल A1 की वैल्यू भी लगाएं, D की भी लगाएं, और ये देखें 27 आंसर आ जाएगा कि 27वीं रो के अंदर 27 ही ट्रीज जो हैं ये प्लांट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन बारोज 1100 रुपीज़, 1100 रुपये उसने उधार लिए हैं, एंड अग्रीज टू रिपे अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 230, और उस पर कहता है 230 रुपये मैं सूद भी दूंगा, ओके, इन 14 इंस्टॉलमेंट, 14 दफ़ा, ठीक है। जैसे हम कोई वो क्या कहते हैं किसी नई इलेक्ट्रॉनिक्स और किसी और से जो है वो किस्तों पे चीज़ या मोबाइल ले लेते हैं, तो ये वही बात है कि असल मोबाइल इतने का था 1100 का, उस पे ऊपर जो है उन्होंने ये इंटरेस्ट लेना है, और उसने कहा है भाई 14 किस्तें कर लो, ठीक है, कुछ इस तरह का हिसाब, ओके। तो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 10, कि हर जो अगली इंस्टॉलमेंट होनी है वो पिछली वाली से 10 रुपये कम होनी है, ठीक है, ज़रा कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब कि जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी हमारी वो सबसे ज़्यादा होनी है, फिर 10-10 रुपये कम होती जानी है। तो व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कि जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट उसने करानी है वो कितनी होगी। अब सबसे पहली है ना, तो A1 फाइंड करना है हमने, D हमें पता चल गया कि 10-10 रुपये कम करते जाने हैं, यही उसने कहा था ना, तो D जो है वो -10 हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 14 थी, तो वही n है हमारा, 14वीं रकम है ना, तो वो चीज़ हो गई। और SN का भी पता है, क्योंकि 1100 तो टोटल लिए हैं, साथ सूद भी है 230, तो दोनों ऐड करके 1330 टोटल इतने पैसे वापस करने हैं, तो ये SN हो गया। तो अब देखें सारी चीज़ें आ गई हैं, A1 बड़े आराम से निकल आएगा SN का फार्मूला लगा के, बार बार यही फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो सम की जगह 1330, n की जगह 14 है, A1 तो ज़ाहिर फाइंड करना है, और इधर भी D की जगह -10 और n-1, n 14 है ना, तो 14 में से 1 निकालेंगे तो 13। तो अब इसे हल करते हैं, उसी तरह इसको कटवा लें, 2 7s are 7 ने जाकर डिवाइड कराना है, इधर 13 10s are 130 कर लें, इस तरह से करके स्टेप्स बनते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ बन गई, 7 जाके उसे डिवाइड करा देना है, फिर 130 है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और फिर 2 ने ज़ाहिर उधर डिवाइड कर देना है। तो बड़ा सिंपल है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई 160 कि इतने पैसे पहले जमा कराएं, अगली इंस्टॉलमेंट में 10 कम करके 150, फिर 140, 130, तो इस तरह से करके वो सारी इंस्टॉलमेंट हो जाती है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट्स आवर हैंड इज एट 1। कहता है एक घड़ी है, और घड़ी की जो वो सुई है जब 1 बजाती है तो वो एक दफ़ा उसकी स्ट्राइक होती है, यानी एक दफ़ा आवाज़ आती है टन की, एक दफ़ा टन की आवाज़ आएगी। ट्वाइस, 2 दफ़ा टन टन की आवाज़ आएगी व्हेन इट इज़ ऑन द 2, जब वो सुई 2 पे चली जाएगी, यानी 2 बजने हैं तो 2 दफ़ा टन टन, 3 पे बजेंगे तो 3 दफ़ा, एंड सो ऑन। यानी जब इसका मतलब जब 12 बजेंगे तो 12 दफ़ा टन 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 होता चला जाएगा। ओके, सो हाउ मैनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक इन द 12th आवर। अब ये वैसे ही हमें पता है कि 12वें में ज़ाहिर है उसने 12 दफ़ा टन टन करना है, लेकिन हमें ज़ाहिर है उसको सवाल प्रॉपर करके देना है। तो फिर हमें एक सीरीज़ मिल गई कि जी 1 2 3 इस तरह से, क्योंकि एक दफ़ा पहले होना है, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, यही है ना, तो 1 2 3, तो ये एक AP हमारे पास बन गई। हाँ सॉरी, एक चीज़ रह गई कि उसने कहा कि कितनी दफ़ा वो टन टन होगा इन 12 आवर्स, यानी टोटल वो बात कर रहा है।
कि पहले में 1 दफ़ा हुआ है, दूसरे में 2 दफ़ा, तीसरे में 3 दफ़ा, 12वें में ज़ाहिर है 12 दफ़ा, लेकिन वो सब टोटल जमा करके कितने हैं। तो बेसिकली यहाँ टोटल निकालना है, SN निकालना है, सम निकालना है। तो A1 तो 1 हो गई, D भी 1 हो गया क्योंकि एक का ही गैप है, और N मतलब 12 है, 12 बजने हैं तो 12 वैल्यूज़ हैं, तो N 12 हो गया। तो अब सम वाला फार्मूला लिखें और इसमें वैल्यूज़ पुट करा दें। ठीक है, 12/2 कट के 6 हो गया, A1 1 है, 2 1 ज़ा 2, ये फिर इधर भी 12, 12 में से एक निकालें, 11, 11 1 ज़ा 11, तो बड़ा आराम से ये 11 और 2 13, 13 6 ज़ा 78, यानी टोटल पूरे वो 12 बजने तक 78 दफ़ा टन टन होना है। ठीक है जी, तो इस तरह से टोटल हमें चाहिए था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट सेव्स ₹12, एक तालिब इल्म है, 12 रुपये अपने बचाता है, एंड देन एंड ऑफ द फर्स्ट वीकेंड पे, ओके, एंड गोज ऑन टू इंक्रीज हिज सेविंग बाय ₹4 वीकली। हर हफ्ते 4 रुपये ज़्यादा सेव करता चला जाता है। पहले हफ्ते कितने सेव किए हैं? 12। ठीक है, अगले हफ्ते कितने करेगा? 12 और 4 16, फिर आगे 4 और करके 20। ठीक है, ऐसे देखें सीरीज़ बन गई। और हमें डी का भी पता चल गया कि हमारा ये 4 जो है ये बेसिकली वो डी है कि कितने हर दफ़ा इजाफा करना है। तो सीरीज़ बन गई बड़े आराम से, 12 16 20 एंड सो ऑन। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, कितने हफ्तों के बाद, यानी कि एन है ना, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा, तो ये एन हुआ ना, नंबर ऑफ टर्म्स। विल ही बी एबल टू सेव 2100 रुपये। तो टोटल इतने पैसे वो कर ले। ठीक है ना, तो इतने पैसे कर ले का मतलब ये उसका सम है, टोटल है। तो ये सम हमारा हम लिख लेंगे कि 2100 है, और एन फाइंड करना है। तो ये देखें, ये डाटा हम लिख लेंगे, A1 12 है, D 4 है, SN 2100 है, और N हमें फाइंड करना है। तो बस उसी तरह फार्मूला लगाएं और फार्मूले में वैल्यूज़ हम पुट करा देंगे। अब ये N/2 है, N तो हमें फाइंड करना है, तो ये 2 इधर ले आते हैं, 2100 को 2 से ज़रब दें 4200, 12 2 ज़ा 24, 4N एंड 4 1 ज़ा 4, 24 में से 4 निकाल दें 20 हो जाएगा, और फिर N ने उससे ज़रब होना है 20N, और फिर ये N जब इसके पास जाएगा तो 4N²। अब वही बात के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, क्योंकि जब n फाइंड करना हो ना दो दर्जी मसावात बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसी तरह ये 4200 को उठा के उस तरफ ले जाएं तो सारे एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि इनमें से 4 कॉमन निकाला जा सकता है, थोड़ा आसान हो जाता है सवाल। तो 4 सब में से निकाल के उधर 0 के साथ वो ख़त्म हो जाता है, तो 4 निकाल दें, तो 4 5 ज़ा 20, और 4 को इससे करें तो 1050। अब अगेन फैक्टर बना लें या कुछ और कर लें। 5 है ना, तो ऐसी 2 चीज़ें जिनका 5 का गैप हो। देखें 35 और 30, 5 का गैप है ना, और ये प्लस का कर लिया, ये माइनस का कर लिया। फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। सो बहरहाल बाकी आपके सामने है, कॉमन लेना है, कॉमन लेके 2 फैक्टर बनेंगे, दोनों को लहदा 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, -35 एंड +30। अगेन माइनस को हमने छोड़ देना है, वो वैल्यू सही नहीं होती, लॉजिक नहीं होती उसकी, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 30, यानी 30 वीक्स के बाद, 30 हफ्तों के बाद उसके पास उतने पैसे हो जाएंगे, 2100 रुपया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले रुका हुआ था, आराम से कहीं पड़ा हुआ था, हमने उसको दिक्का मार दिया नीचे, अब वो बेचारा अब नीचे को जा रहा है, गिर रहा है। फॉल्स 9 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड, स्टॉप वॉच हमने रखी हुई है साथ, और हम बैयर कर रहे हैं कि कैसे गिरता है। तो 9 मीटर पहले सेकंड में उसने गिर जाना है, अगले सेकंड में 27 मीटर गिरना है, उससे अगले में 45, और ज़ाहिर है ये बढ़ती जाती है, ये फिज़िक्स का रूल है ना कि वो ग्रेविटी ज़ाहिर है तेज़ करती जाती है चीज़ को, तो इसलिए देखें वो बढ़ता जा रहा है, ये फिज़िक्स आ गई है इसके अंदर। तो बहरहाल ये सीरीज़ बन रही है 9 27 45 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से। तो करना क्या है, पहला पार्ट वो कह रहा है कि हाउ फार विल इट फॉल, कितनी दूर तक ये गिरेगा ड्यूरिंग द 5th सेकेंड, 5वें सेकंड में कितना दूर वो जाएगा। तो 5वें सेकंड के अंदर कितना दूर जाएगा, मतलब 5वीं टर्म हमें उसकी फाइंड करनी है। ठीक है, और फिर हाउ फार विल इट फॉल अप टू द 5th सेकंड, और 5वें सेकंड तक टोटल कितना चला गया होगा, तो फिर वहाँ पे सम फाइंड करना है। तो एक दफ़ा 5वीं रकम फाइंड करनी है, और एक 5वीं रकम तक का जो टोटल सम है वो फाइंड करना है। सो देखें बड़े आराम से, ए पहली टर्म 9 है, डी ज़ाहिर है 2, उनको माइनस करा के 27 में से 9 को 18 डी आ जाएगा, और A5 हमें फाइंड करनी है। तो A5 का फार्मूला A + 4D। ठीक है ना, जितनी भी रकम फाइंड करनी हो उससे एक कम डी लगाते हैं। तो बस A की वैल्यू लगाएं, 4 है, D की वैल्यू 18 है, ज़रब प्लस करें जो भी है, 81 आ जाएगा कि 5वीं रकम के अंदर या 5वें सेकंड में उसने 81 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है।
और अब हमें सम चाहिए S5, तो वो देखें उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे वही सम वाला, वैल्यूज़ पुट कराएंगे सारी, उसको हल कराएंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 225, टोटल 5 सेकंड के अंदर 225 मीटर का उसने टोटल फासला तय किया। अगला सवाल ज़रा बड़ा था तो मैंने उसको लिखा नहीं, ठीक है, तो बुक से ही आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एन इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्ट करने वाला बंदा है, अर्न 6000 रुपीज़ फॉर ईयर 1980, 1980 में उसने 6000 कमा लिए हैं और 12000 कमाए हैं 1990 में, ठीक है, ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट, उसी इन्वेस्टमेंट से। तो 2 सालों का एक आ गया, एक का 6000 आया और दूसरे का 12000 है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है बीच में गैप है सालों के अंदर। इफ़ हिज अर्निंग हैज़ इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर, हर साल कहता है एक जितनी अमाउंट से उसकी अर्निंग बढ़ती है, वही का डी बताना चाह रहा है ना कि एक जैसी अमाउंट से वो बढ़ती चली जा रही है। सो हाउ मच इनकम ही हैज़ रिसीव्ड, कितनी इनकम उसको मिल जाएगी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स, ये जो 11 सालों के अंदर टोटल उसको जो है कितना, यानी बेसिकली टोटल सम चाहिए हमें इन 11 सालों का। अब देखें ज़रा कैसे इसको हल करना है। सो सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 6000 है और जो 11वीं रकम हमारी आई है वो 12000 है। वही था 1990 के अंदर उसने इतने कमाए हैं और ये 1980 में कमाए हैं। 1980 से लेकर 1990 तक 11 साल बनते हैं, ठीक है ना। तो 11वीं रकम जो है उसका फार्मूला हम लिख सकते हैं A+10D, ठीक है। तो A+10D लिखेंगे तो अब देखें A जो है हमारी 6000 है, 10D लिखा इक्वल टू, और A11 हमारी 12000 है, उसकी जगह वो लिख लिया। इससे करने से क्या होगा, हमें D मिल जाएगा क्योंकि D के बगैर हल नहीं होना। सो D जो है 12000 में से 6000 निकालेंगे, 6000 और 10 जाके डिवाइड करेगा 600। तो D का मतलब, इसका 600 का मतलब क्या है कि हर साल 600 का इजाफा होता जा रहा था उसकी इनकम में और इसलिए 1990 में जाके वो 12000 उसकी इनकम हो गई है। अब हम उसका टोटल सम जो है वो निकाल सकते हैं SN का फार्मूला लिख के। N अब ज़ाहिर 11 है, 11वीं साल तक हमने देखना है और A1 हमारी 6000 है, ठीक है, और D भी हमने 600 निकाल लिया है। तो देखें अब इसको हल करें, 6000 को 2 से 12000 और 11 माइनस 1 10 हो गया, 10 से करें तो 6000, 6 और 12 18 और 2 से डिवाइड करके फिर 11 से मल्टीप्लाई तो 99000, ठीक है ना। तो ये जी पूरे 11 सालों में उसने 99000 कमाए हैं। तो इस तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग साइड 3 4। अब पॉलीगॉन देखें क्या होती है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन थी कि ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं जिनकी साइडें जो होती हैं ना 3 या 3 से ज़्यादा होती हैं। मसलन 3 साइडों वाली जो पॉलीगॉन है उसको ट्राइंगल कहते हैं। 3 साइडें होती हैं ना, 4 साइडों वाली भी पॉलीगॉन है जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, 5 वाली भी है, 6 वाली भी, एंड सो ऑन। तो ये उसने बताया हुआ, ठीक है, कि हैविंग 3 4 5 6। तो करना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, उसके जो अंदर वाले एंगल्स हैं उनका सम फाइंड करना है फॉर अ 16 साइडेड पॉलीगॉन। कि अगर ऐसी पॉलीगॉन आ जाए जिसकी 16 साइडें हैं, फिगर है कुछ इस तरह की बनी हुई है कि उसकी 16 साइडें हैं। अब देखें रूल क्या है, तरीका क्या है। देखिए हमारी जो ट्राइंगल होती है, ये ज़रा समझ लें कि उसकी 3 साइडें होती हैं ना ट्राइंगल की, लेकिन आपको याद होगा कि एक ट्राइंगल जो होती है उसके जो अंदर वाले जाविये हैं, एंगल हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ये मैंने 9-10 में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, 180 को पाई कहते हैं। और जो 4 साइडों वाली चकोर है जिसको वो हम रेक्टेंगल कहते हैं, उसका 360 होता है, वो 2 पाई होता है। तो इसका मतलब ये एक सीरीज़ हमारे पास बनेगी कि 3 साइड वाली जो है उसका पाई है, 4 साइड वाली जो है वो 2 पाई है उसका एंगल, टोटल जो सम है उसका। तो इसी तरह जो 5 साइड वाली है फिर वो 3 पाई होगा, एंड सो ऑन, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। तो ऐसे देखें कि पाई की फॉर्म में सीरीज़ बन जाएगी, पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें ज़रा, तो अब यहाँ सीरीज से हमें पता चल गया कि A1 जो है हमारी पाई है, D जो है 2 पाई में से भी पाई माइनस करेंगे तो वो भी पाई ही आना है। लेकिन अब देखें हमने कहाँ तक जाना है, 16वीं साइड तक। ये देखें उसने कहा है ना कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल फॉर अ 16 साइडेड। लेकिन 16वीं साइड तो है, लेकिन N को हमने 16 नहीं लेना। पाई जो शुरू हो रहा है वो 3 साइड से शुरू हो रहा है, तो फिर इसका मतलब 4 साइडेड वाली का 2 पाई है, तो फिर ये 2 का गैप है। तो अगर हमें 16वीं साइड का चाहिए तो हमें फिर वो कहाँ तक जाना होगा, 14वीं रकम तक, ठीक है ना, 14 पाई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 14 पाई इधर होगा तो इधर 16 साइडेड होगी। सो फिर अल्टीमेट जो रिजल्ट निकला वो ये कि हमारा N जो हमने यूज़ करना है वो 14 यूज़ करना है, 16 नहीं करना,
16 साइडेड के लिए हमें 14 लिखना है, क्योंकि वो हमारा स्टार्ट ही वो पाई, और देखें ना 3 साइडेड का पाई से शुरू हो रहा है, पहली 1 साइड और 2 साइड तो है ही नहीं है, तो इसलिए 2 जो है वो कम कर लेंगे। बस ये थोड़ा इस सवाल में ध्यान रखना है, बाकी आसान है। A14 आपने फाइंड करनी है, तो A1 प्लस 13D, तो A1 तो हमारा पाई है, 13 लिख के D भी पाई है, तो 13 पाई और एक ये तो 14 पाई, तो 14 पाई आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा है, तो ये बुक से ही पढ़ लेते हैं। द प्राइज मनी 60,000 रुपीज़ विल बी, अब एक पूरा प्राइस देना है, टोटल प्राइस कितना है जी 60,000। जाहिर है ये सम होना है, क्योंकि ये सम जो है डिफरेंट बच्चों में डिवाइड करना होगा। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 8 टीम्स, 8 टीमें हैं उनको देने हैं ये पैसे, ज़ाहिर है कम ज़्यादा, जो फर्स्ट आ रहा होगा उसको ज़्यादा देंगे, जो सेकंड आएगा वो कम देंगे, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से इन द मैच सीरीज। द अवार्ड इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट, वही बात कि डी होना चाहिए, सेम अमाउंट से बढ़ेगा ना, तो छोटे वाले को कम देना है, उसको अगले से ज़्यादा, एंड सो ऑन। ठीक है, द अवार्ड इंक्रीज बाय सेम अमाउंट फॉर ईच हायर पोजीशन इफ द लास्ट प्लेस टीम इज गिवन 4,000, जो सबसे नीचे टीम आनी है उसको 4,000 तो देने ही देने हैं। ठीक है, अगली को उससे ज़्यादा, अगली को उससे ज़्यादा, जो फर्स्ट आने वाली है फिर ज़ाहिर यही पूछेगा कि हाउ मच विल बी अवार्डेड टू द फर्स्ट प्लेस टीम। तो अब देखें उस डाटा के हिसाब से हम लिख लेते हैं। S8 टोटल जो सम है 8 टीमों को जो देने हैं पैसे वो 60,000 हो गए हैं। नंबर ऑफ़ टीम्स हमारी 8 है, एन ज़ाहिर 8 आना है, और जो हमारी टीम ले रही है सबसे नीचे आने वाली उसको 4,000 मिल रहा है, और ये 8वें नंबर पे आ रही है ना। ठीक है, तो पहले नंबर वाली को तो हमने फाइंड करना है, तो A8 हमारा 4,000 है। अब देखें सम का एक ये भी फार्मूला था जो काफ़ी आसान है, डी के बगैर होता है। ठीक है ना, बाकी अब डी नहीं है ना हमारे पास डाटा में, तो डी ये वाला सम लगा लें फार्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस A8, ये कुछ नहीं है, A1 प्लस A8। ठीक है, अब ये सारी हैं वैल्यूज़, क्योंकि A1 हमने फाइंड करना है और A8 है वो जो 8वें नंबर पे टीम आई है, और Sn की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है, तो A निकल सकता है बड़े आराम से। इसको कटवाएं, 4 बन गया, ये आ गया, 4 ने जाकर डिवाइड करना है 15,000, फिर 15,000 में से ये 4,000 माइनस हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू जो है वो 11,000 बन गई, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे आएगी उसको 11,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा जी, 10वां सवाल भी बहुत लंबा चौड़ा उसने लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। वो कहता है कि भाई एक आपके पास ना कोई एक सांचा है, जैसे वो समझते हैं ना एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसे करके है। ठीक है, तो वो सांचा बना हुआ है, तो कहता है उसके अंदर ना आपने बॉल्स लगाने हैं। ठीक है, और बॉल्स लगा के इसको पूरा फिल करना है। तो कहता है पहली रो कैसे बनती है कि जी पहले आपने ना यहाँ इसकी बेस के ऊपर 8 बॉल रखने हैं। ठीक है, उसके ज़्यादा आगे रखने लगेंगे तो उससे एक कम रखा जाएगा, 7 रखे जाएंगे, आगे 6 रखे जाएंगे, फिर 5 4 3 2, उस तरह से करके ना एंड पे 1 करके ये फिल हो जाती है। तो ये नीचे वाली तय बन जाती है इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट लेयर एक बनती है। उस तरह से कहता है एक और ऊपर वाली लेयर बनाए, लेकिन कहता है जब ऊपर वाली लेयर बनानी है तो एक कम होती है, एक कम होनी है, क्योंकि ये 8 से स्टार्ट हुई है, ये 7 से स्टार्ट होनी है, तो अगली लेयर भी इसी तरह उसके ऊपर रखते जाएंगे, 7 फिर 6 फिर तो उस तरह से करके। अब ये देखिए मैंने लिखा है कि फर्स्ट लेयर के अंदर पहले 8 आने हैं, फिर उसके आगे 7 आने हैं, फिर 6 फिर 5, उस तरह से करके। तो टोटल बाल्स कितने हैं? 36। पहली लेयर में 36 बाल टोटल लगने हैं, अगली लेयर में 28 बार लगने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो उससे एक एक कम से स्टार्ट लेगा ना, क्योंकि उसने 8 से स्टार्ट लिया, उसने आगे से 7 से। तो ऐसे करके एक पिरामिड बनता है, जैसे पिरामिड ऑफ गीज़ा, वो मिस्र के जो हैं एहराम मिस्र, अगर आप देखें तो ऊपर टॉप के जाके बिल्कुल वन सा एक रह जाता है। तो ये वही चीज़ बनवाना चाह रहा है हमसे। इसी तरह जब थर्ड लेयर बननी है उसे एक और कम कर देना है, 7 था अब 6 चला गया। उसी तरह से सीरीज़ बनाएं, उनको जमा कर लें। फोर्थ लेयर वो भी उसी तरह। फिफ्थ लेयर अब देखें 5 के बाद अब 4 पे आ गए हैं, फिर 3 पे, फिर 2 पे, और 8 लेयर बननी है। 8वीं लेयर पे जाके सिर्फ ऊपर टॉप के ऊपर एक ही बाल हमने रख देना, तो वो पूरा कवर हो जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा। तो कहते हैं भाई टोटल बाल्स कितने लगे हैं, तो ज़ाहिर है ये जितने बाल्स आए हैं हर लेयर के, 36 आया, 28 आया, 21 आया, इन सब को हमने क्या कर लेना, जमा। और ये जमा करने के लिए असल में ना इसमें कोई वो एक पैटर्न कोई नहीं बन रहा। ठीक है, तो पैटर्न चूँकि नहीं बन रहा, जैसे पीछे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, तो चूँकि पैटर्न नहीं बनता तो हम डायरेक्ट ही आंसर दे देंगे। सारे बाल्स को हमें डायरेक्ट ही जमा करना पड़ेगा, तो जमा करेंगे तो आंसर 120 आ जाएगा। तो बस जी ये इसका आंसर। तो लो जी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।